हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक कंट्री के बेसिक लॉज और प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाता है। अब देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की सबसे पहले डिमांड की थी 1934 में एम.एन. रॉय ने, जिसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियली डिमांड की थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के बनना चाहिए। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त ऑफर भेजा जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड को एक्सेप्ट किया। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया जिसके हेड थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट किया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड थी उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। फिर उसके बाद 1946 में सेकंड कैबिनेट मिशन आया जिसने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को रिजेक्ट किया, लेकिन एक ऐसा आइडिया रखा जिससे मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाइड थी। उसके बाद नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें 296 थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से और 93 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट्स से। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स क्या हैं। जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे तो इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस जिन पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट जिन पे किंग्स रूल करते थे। तो 296 मेंबर आए ब्रिटिश प्रोविंसेस से और 93 आए प्रिंसली स्टेट्स से। ब्रिटिश प्रोविंसेस से 296 मेंबर जो आए थे उसमें 292 मेंबर्स आए थे 11 गवर्नर प्रोविंसेस से और 4 आए थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। जो प्रिंसली स्टेट्स से 93 मेंबर्स आए थे उनको नॉमिनेट किया गया था प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा। देन अगर हम बात करें सीट एलोकेशन की तो हर 10 लाख यानी 1 मिलियन पीपल पे एक सीट एलोकेट की गई थी। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीटें डिवाइडेड की गई थी वो 3 कम्युनिटीज़ के बीच डिवाइड की गई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है। दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन असेंबली में मूव की थी जो फंडामेंटल और फिलॉसफी थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की। ये एक ब्लूप्रिंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले बनी थी। तो अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस एक्ट के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चेंजेस आए थे। सबसे पहला चेंज था कि वो अब एक फुली सॉवरेन बॉडी बन चुकी थी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी तो वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, लेकिन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद अब वो सॉवरेन बॉडी बन चुकी थी, कोई और उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। अब वो जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी। सेकंड चेंज था ये असेंबली अब लेजिस्लेचर बॉडी का काम करने वाली थी, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट बनाया करती थी, लेकिन अब जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ चुका है, ब्रिटिशर्स चले जा चुके हैं, तो यही असेंबली अब लेजिस्लेचर बॉडी का भी काम करेगी। थर्ड इज जितने भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जो उस एरिया से थे जहाँ पे अब पाकिस्तान बन चुका था, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर गए थे। तो ये थे कुछ चेंजेस जो आए थे इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। सबसे पहले थी दिसंबर 9, 1946।
इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसको बॉयकॉट किया था मुस्लिम लीग ने। सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया था। सेकंड है दिसंबर 13, 1946, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया था। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। जुलाई 22, 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। इसके बाद नवंबर 4, 1948 को जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। देन मई 1949 को इंडिया ने अपनी जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी उसको रेटिफाई किया था, यानी इंडिया अब कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गई थी। देन नवंबर 26, 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। जिसके बाद जनवरी 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया और जनवरी 26, 1950 को जितना भी रिमेनिंग पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का इट केम इनटू फोर्स। तो अगर हम देखें कि नवंबर 26, 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था तो जनवरी 26, 1950 को उसे क्यों अडॉप्ट किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि 1930 जनवरी 26 को हमने एक पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन ली थी, तो उस दिन को रिमेंबर करने के लिए हमने जनवरी 26 को वो दिन चुना जिस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहला है सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एलिफेंट जो था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल चुना गया। सर BN राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। देन जो SN मुखर्जी थे वो चीफ ड्राफ्ट पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट इज जो ओरिजिनल वर्जन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने जो थे नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा। बेहर राम मनोहर सिन्हा जो थे उन्होंने जो हमारा प्रिएम्बल है उसको ब्यूटीफाई किया था, जो कि लिखा जिसको कैलीग्राफ किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज हिंदी की जो कैलीग्राफी थी वो की गई थी वसंत कृष्ण वैद्या और इसको डेकोरेट किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से बनाया गया और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। So friends, I hope you like the video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.